हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं सेट 2 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके जीके एसबी एग्जाम में आ रखे हैं 2020 से 2023 तक। ठीक है, ये जो सेशन है आपका बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं। इस वाले सेशन में हम लोग आज जियोग्राफी के क्वेश्चंस प्लस आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस प्लस आपकी जनरल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं सेट 2 में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको इन डिटेल आपको पता है एक्सप्लेनेशन मिलेगी, हर एक ऑप्शन की भी आपको साथ साथ में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाएगी। पेन कॉपी साथ में रख लेना, जो मैं चीज़ें लिखवाऊंगा वो चीज़ें नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना। उन्हीं टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पीवाईक्यूज हम कर ही क्यों रहे हैं कि भाई साहब जेकेएसबी के पीवाईक्यू से हम लोग सीखेंगे कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक है, लेट्स लर्न थ्रू पीवाईक्यूज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन बाई। क्लियर? तो इस सेशन की भी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि टेलीग्राम चैनल जब आप खोलेंगे वहाँ पे पिन कमेंट में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको डेली, ठीक है, डेली 4 से 5 पोस्ट आपको माइंड मैप्स के थ्रू और जो आपके शॉर्टकट नोट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, आपकी स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों पोर्शन के। तो उसको मिस आउट मत करना। जो आपका लास्ट जेकेएसबी के एग्ज़ाम हुए हैं, जो मैंने वहाँ पे चीज़ें डाली थी, वहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन आए थे, तो इस चीज़ को मिस आउट बिल्कुल मत कीजिएगा। एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है, जाके एक बार चैनल को चेक कर लेना। आपको अगर लगे कि नहीं भाई वर्थ इट नहीं है तो आप नहीं ज्वाइन कीजिएगा, बट चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको रिग्रेट बहुत होगा पेपर के बाद अगर आप उसको देखेंगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन भाई। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्लस कंट्रीज आपको दे रखी हैं। ठीक है, ये आपके पास है यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशंस प्लस कंट्री की। कौन सी कंट्री में आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे किसकी आ गई है भाई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग और क्या कहते हैं, याद रखना है आपने। हम लोग क्या कहते हैं, झूम। ओके, झूम भी कहते हैं। प्लस एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट वन इज स्लैश एंड बर्न। ओके, स्लैश एंड बर्न मेथड भी हम लोग कहते हैं किसको, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है ये सभी को पता होगा, एक बार बता देता हूँ मैं आपको। ये आपकी ज़मीन है, क्लियर है। आपने पहले कल्टीवेशन की इतने से पोर्शन में, ठीक है, आपने इसको डिवाइड कर दिया पहले कल्टीवेशन की इतने से पोर्शन में, ठीक है, फिर इसको जला दिया, फिर आपने कल्टीवेशन की इस पोर्शन में, इसको जला दिया, फिर नेक्स्ट इस पोर्शन में। तो आप शिफ्ट होते जा रहे हो, क्या होते जा रहे हो, शिफ्ट होते जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। तो इससे क्या होता है, आपकी ज़मीन जो है वो फर्टाइल रहती है। क्लियर? फर्टाइल रहती है। बट एक चीज़ याद रखना, ये जो आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी है, अगर लॉन्ग समय तक आप ये कर रहे हो तो फर्टिलिटी आपकी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रखे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम प्लस कौन सी कंट्री में क्या बोला जाता है। अब आपका जो रोका है, क्लियर, रोका बोलते हैं ब्राज़ील में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, रोका इज इन ब्राज़ील में बोला जाता है। नेक्स्ट है लडांग। लडांग आपका बोला जाता है मलेशिया में। ठीक है, लडांग कहाँ बोलते हैं, मलेशिया में। छैना, छैना आपका बोलते हैं श्रीलंका में। और मसूले ये आपका बोला जाता है जायरे में। ठीक है, 2 1 4 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ई है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये आपने याद रखना है। अब अगर मैं आपके साथ और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम बताऊं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, जैसे मिल्पा। ठीक है, मिल्पा आपका कहाँ बोला जाता है भाई, मैक्सिको में। ये सभी चीज़ें नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में आएगा फिर आप फंस जाओगे वहाँ पे। आजकल जेकेएसबी का पैटर्न ऐसा ही हो रहा है। क्लियर है, मिल्पा। नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट वन इज टोंगिया, TAUNGYA, टोंगिया। ये कहाँ जाते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ का बोलते हैं, ये म्यांमार में इसको बोला जाता है। क्लियर है, म्यांमार में। तमराई, ओके, तमराई थाईलैंड। ओके, थाईलैंड में क्या कहते हैं, तमराई। क्लियर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। चलो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये आपका किस किस को कंस्टिट्यूट करता है, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, फाइनेंस कमिश्नर का, मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स।
यस, कौन कौन कंस्टिट्यूट करता है आपका एनडीसी? पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपका एनडीसी है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एनडीसी। तो इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो ये हमारी एस्टेब्लिश हुई थी भाई आपकी 1952। ओके, 1952 को हमने एस्टेब्लिश किया था। एनडीसी जो है ये हमारी क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर है? ये याद रखना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने इसको क्रिएट कर दिया। एनडीसी का काम क्या होता था? याद रखना, था है नहीं, ठीक है। एनडीसी क्या काम करती थी? जो भी आपकी प्लानिंग कमीशन कुछ प्लान करती थी तो एनडीसी आपकी उसको इम्प्लीमेंट करती थी। इम्प्लीमेंशन का काम होता था आपकी एनडीसी का। आपकी पीवाई क्यूज कर रहे हैं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। तो एनडीसी आपकी क्या किया करती थी भाई? इम्प्लीमेंट करती थी, जो आपकी प्लानिंग कमीशन करती थी। अब आपसे पूछा गया कि कौन कौन इसमें होता है, तो इसमें आपका एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है, बिल्कुल होता है सर। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, बिल्कुल होता है सर। और सीएम होते हैं स्टेट्स के, बिल्कुल होते हैं सर। आपका चेयरमैन और फाइनेंस कमीशन नहीं होता आपको देखने को। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, ACD आपका है करेक्ट। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका भाई करेक्ट आंसर। अब इसको रिप्लेस करके हम लोगों ने क्या बना दिया है भाई? ठीक है, सभी को पता है भाई क्या? दैट इज नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग अब हमने बना दिया है। ये क्या है हमारा? थिंक टैंक। ओके, थिंक टैंक है हमारा। ये कब हुआ था? ये 1 जनवरी 2015 से। ठीक, और एक याद रखना है आपने, इसका चेयरपर्सन कौन होता है? ओके, चेयरपर्सन इसका कौन होता है भाई? ये भी आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, मोदी जी हैं इसके भी प्राइम, ये आपके चेयरपर्सन। क्लियर है? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पूछा गया है, नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? यस, टैक्सेशन, पब्लिक बोरविंग्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन या पब्लिक एक्सपेंडिचर। यस, आपको पता है आपके पास दो तरह की पॉलिसी होती हैं। एक होती है आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट आपके पास आती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी हैं इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में। तो अब जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जिस क्या फिस्कल पॉलिसी का जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो वो कौन सा है? दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर? ओपन मार्केट ऑपरेशन। टैक्सेशन बिल्कुल है, पब्लिक बोरविंग्स है, एक्सपेंडिचर बिल्कुल है। तो आपसे रॉन्ग पूछा गया, ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जो आपका है क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें करता क्या है? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, ठीक है, उसको बेचता है, उसको सेल करता है, किसको? जनरल पब्लिक को। क्लियर? ये चीज़ आपने याद रखनी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है? आपकी जो फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं, ये दो प्रकार की आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलती हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट, ये फिजिकल नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर? चलो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया है भाई, द पोल्यूटेंट दैट कॉज्ड मिनामाटा डिजीज। अब मिनामाटा डिजीज होती क्या है भाई? ये आपकी एक न्यूरॉन से होती है डिजीज, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? न्यूरोलॉजी डिजीज। न्यूरोलॉजी डिजीज, न्यूरोलॉजी डिजीज जो आपको कहाँ पे होती है भाई? आपके ब्रेन में। क्लियर? जब आपको ये डिजीज़ होती है तो आपको मसल वीकनेस होती है, आपको दिखना कम हो जाता है, आपको सुनाई देना कम हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? कंजम्पशन ऑफ मर्करी की वजह से। क्लियर? मिथाइल मर्करी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब हम मर्करी की कंजम्पशन कर दें तो हमारा ये पोल्यूटेंट है वो भाई, जिसकी वजह से मिनामाटा डिजीज़ होती है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जो आपके ब्रेन में होती है। कहाँ होती है? आपके ब्रेन में होती है। अगर हम लोग बात करें मर्करी की, इसका सिंबल होता है भाई आपका Hg। ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड रहता है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु कैन नॉट वोट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, ये आपके फाइनेंस के सिलेबस में दे रखा है, पॉलिटी का पोर्शन।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है इसमें कौन वोट नहीं कर सकता, आपको ये पूछा गया है। पहली चीज़ आपको पता है भाई, इलेक्शन जो होता है आपका प्रेसिडेंट का वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये कौन सा होता है भाई, इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब कि हम लोग नहीं देते वोट, जिसको हम लोगों ने चुना है वो जाके उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनको पब्लिक चुनती है, ये आपने याद रखना है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में वो वोट करते हैं, तो मतलब कि जो नॉमिनेटेड हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड बंदे जो होते हैं वो यहाँ पे वोट नहीं करते, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड वाले करते हैं। अब इलेक्टेड वाले भी कौन कौन से, ये आपने याद रखना है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, प्लस आपके पास आ जाएगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, SEL, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्लस उसके बाद आपके पास आ जाएगी दिल्ली प्लस पुडुचेरी की यूटी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है। अब हमारा JNK में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्लियर है। तो ये हो जाएंगी आपकी आपके इलेक्शन में जो वोट करते हैं, तो ये आपका हो गया, हाँ भाई ये करते हैं। अब आपसे पूछा है कैन नॉट, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा हमने अभी देखा, ये तो कंजिस्ट करता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल ये भी कंजिस्ट करता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो काउंसिल का जिक्र नहीं किया हमने भाई। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल ये भी करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे भाई करेक्ट। आपसे कैन नॉट मतलब कि गलत वाला पूछा था, तो आपका ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। 6th क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ग्रुप्ड विद द कैरिबियंस। आपका जो कैरिबियंस का ग्रुप है इनमें से कौन सी कंट्रीज इनमें ग्रुप्ड नहीं है। ये आपका क्यूबा है, बरमूडा है, एंगुला है, ये आपको याद रखना है। प्लस आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आपका इसमें पड़ता है कैरिबियंस में, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये आपको याद रखना है, ये रीजन इसमें पड़ता है। प्लस आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, ओके, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये भी आपका इसमें पड़ता है, तो मतलब मैक्सिको भी आपकी है, ठीक है। प्लस आपका कैरेबियन सी, ये तो होगा ही भाई, ठीक है, कैरेबियन सी, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। तो जो नहीं पड़ता वो है आपका जॉर्डन, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। जॉर्डन जो है आपकी ये एक वेस्टर्न एशिया कंपनी है, कंट्री है, ठीक है, वेस्टर्न एशिया रीजन में पड़ती है ये आपकी कंट्री, तो ये आपका नहीं है कैरेबियन ग्रुप का हिस्सा, क्लियर है भाई। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 7, द लेक फॉर्म्ड बाय विंड एक्शन इज कॉल्ड। जो विंड की एक्शन से लेक बने उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूवियल लेक, एलियन लेक, या ऑक्सबो लेक, या शोरलाइन लेक। अब देखो सारी लेक्स का देखते हैं हम। जो आपकी फ्लूवियल लेक है ये आपका रिवर की जो वाटर है उससे बनता है, मतलब कि जो दरिया से अलग हो जाए तो उससे बनती है आपकी कौन सी भाई, आपकी फ्लूवियल लेक। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एलियन की, तो ये आपकी विंड की एक्शन की वजह से बनता है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ऑक्सबो लेक की, ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को क्या मिलता है भाई, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंडर्स, क्लियर। जियोग्राफी के सेशंस जो अगर आप लोगों ने बेसिक्स नहीं देखे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ये क्या है, मेंडर्स। एक बार हम रिवीजन भी करेंगे सारे टॉपिक वाइज। मैंने पोल डाला था बच्चों के, वहाँ पे थे कि सर आप PYQs प्लस साथ साथ में टॉपिक वाइज रिवीजन भी करो, वो भी आपको 1-2 दिन में, सारे दिन में 3-4 क्लासेस लिया करूँगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मेंडर। तो इसी मेंडर से आपका अगर ये पार्ट अलग हो जाता है, मान लो, क्लियर है, ये पार्ट अगर अलग होके क्या बन जाता है, लेक, तो वो कौन सी लेक होती है आपके पास, ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक, ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8th, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1789। यस, 1789 की बात हो रही है। इन्होंने पूछा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पहला न्यूज़पेपर जो स्टार्ट हुआ था वो कौन सा था। बॉम्बे गैजेट था, बॉम्बे कुरियर था, या दर्पण था, या बॉम्बे हेरल्ड था। तो यस, इट्स बॉम्बे हेरल्ड, ओके, बॉम्बे हेरल्ड आपका था। स्टार्ट हुआ था कब, 1789 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ये आपका पहला पेपर था। ये इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखना है। बॉम्बे गैजेट इसका रीनेम किया था हमने, क्लियर, इसको रीनेम किया था दोबारा कब, साल आपने याद रखना है ये, दैट इज 1791 में। 1791 में इसी को रीनेम करके हमने बॉम्बे गैजेट कर दिया था, बट यहाँ 1789 पूछा गया है तो वो आपका बॉम्बे हेरल्ड। अगर आपको 1789 से याद हो तो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इसी साल स्टार्ट हुआ था,
ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लियर है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। यस, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अबाउट लाइट्स एंड ऑप्टिक्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्लियर, ये याद रखना है, इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखो, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द सन इज विजिबल अ लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज, ओके, until a little after the actual sunset due to refraction of light through the atmosphere. Yes, बात तो सही है। उन्होंने बोला कि भाई जब सन विजिबल होता है उससे पहले ही हमें सनराइज दिखना शुरू हो जाता है क्योंकि रिफ्लेक्शन होती है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद उन्होंने बोला आफ्टर, जब एक्चुअली सनसेट हो रहा होता है, ठीक है, जब डूब रहा होता है तो उसकी रिफ्रेक्शन हो रही होती है, तो एटमॉस्फेयर में हमें वो रिफ्रेक्शन दिखती है। तो बिल्कुल पहला पॉइंट तो हमारे पास है, बिल्कुल सही पॉइंट है भाई। क्लियर। नेक्स्ट पूछा गया है, मिराज आर क्रिएट्स बाय द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बिटवीन लेयर्स। हाँ बिल्कुल सही, लेयर्स ऑफ हॉट एयर। यहाँ पे ये अगर हॉट ना होता तो हमारा ये सही था, क्योंकि ये वेरियस लेयर्स है, सिर्फ हॉट नहीं, वेरियस लेयर ऑफ एयर, वेरियस लेयर ऑफ एयर होगा ये, ठीक है, सिर्फ हॉट एयर की वजह से नहीं होता, ये सिर्फ इसकी वजह से ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ये भी है हमारे पास। एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो ओनली व्हेन द सन इज एट 90 डिग्रीज टू हिज शोल्डर, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो ये हो गया गलत, आपसे गलत ही पूछा हुआ था क्वेश्चन में, तो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, दैट इज ओनली 2 इज इन करेक्ट अबाउट लाइट एंड ऑप्टिक्स। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 देखिए भाई, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं किसका यूज करने के बाद? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल, पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल या पायरो इलेक्ट्रिकल मटेरियल। यस, तो इट्स पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। अब पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो आपका होता है ये करता क्या, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपकी मैकेनिकल एनर्जी को, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करके। क्लियर, ये क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलती है ये आपने याद रखनी है भाई, 72,000 हर्ट्ज। क्लियर है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी इसकी रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे पायरो की बात की जाए तो मतलब कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर, ठीक है, जब भी हम लोग हाई टेम्परेचर को मेजर करने की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको पायरो देखने को मिलता है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 11, विच अमंग द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट स्टोरिंग स्पेस। इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा स्टोरिंग स्पेस होती है? गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या किलोबाइट? यस, अगर मैं आपको सीक्वेंस में बताऊं तो सबसे छोटा होता है आपके पास केबी, ठीक है, देन आता है आपके पास एमबी, देन आता है आपके पास जीबी, देन आता है आपके पास टीबी। तो ये चार हैं आपके पास सीक्वेंस। तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा एंड उससे बड़ा, तो आपके पास क्या है आंसर, दैट इज टीबी, टेराबाइट हो जाएगा यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट स्टोरिंग स्पेस। क्लियर, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज टेराबाइट। क्लियर है? चलो आ जाओ क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, ओके, राइट टू फूड। क्लियर है जी। अब मेन मुद्दा यहाँ पे है, विच ऑफ द अबव इज अ ह्यूमन राइट और ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की बात की गई है ह्यूमन राइट्स की, जो कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट के आर्टिकल 25 में दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 25 में दिया गया है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है जो कि हर एक देश में लागू होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हाँ सर, राइट टू एजुकेशन की भी बात करता है ये, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस हर एक देश में ये भी है, राइट टू फूड ये भी है। तो आपका डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, दैट इज ह्यूमन राइट्स डे। क्लियर, ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे आपका कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए भाई, 10 दिसंबर को।
क्लियर है, 10 दिसंबर को। अब आपकी जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ इन जिनेवा। क्लियर, कहाँ है, जिनेवा। अब एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास बॉडी एक और है, दैट इज़ एमनेस्टी। ठीक है, कौन सी, एमनेस्टी। एमनेस्टी भी आपकी ह्यूमन राइट के लिए काम करती है। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये कहाँ पे है भाई तो ये है लंदन। ओके, ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर भाई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए, शातूश इज अ काइंड ऑफ शॉल, ठीक है, मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ, किसके बालों से बनती है शातूश जो एक शॉल है, ब्लैक बग के हेयर से, हिमालयन वाइल्ड याक के हेयर से, तिब्बतन एंटीलोप से, या फिर ब्लैक बियर की बालों से। यस, तो ये आपको तिब्बतन एंटीलोप के बालों से बनती हुई दिखती है। अब तिब्बतन एंटीलोप जिसको नहीं पता तो ये मैं बता दूं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ओके, नोन एज चीरू। अब याद आ गया होगा सभी को, चीरू। और ये मेनली कहाँ पे फाउंड होती है, मेनली इन कश्मीर। ओके, हमारे कश्मीर में ये मेनली देखने को मिलता है चीरू। ठीक है, चीरू आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगर तिब्बतियन एंटीलोप की बात करें तो ये आपकी इंडेंजर्ड स्पीशीज है। क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब इंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, मान लिया भाई। इंडेंजर्ड स्पीशीज का जो है ये किसके अंडर है, दैट इज साइट्स। ओके, साइट्स के अंदर ये इंडेंजर्ड है। और इंडेंजर्ड स्पीशीज का जो दर्जा है ये कौन करता है, क्लासिफिकेशन कौन करता है भाई, तो ये रेड डेटा बुक करती है, रेड डेटा बुक अंडर IUCN। हम बोलते हैं ना IUCN स्टेटस क्या है, तो इसका IUCN स्टेटस आपका है इंडेंजर्ड स्पीशीज। क्लियर है, याद रखना है आपने, इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोलिथ्स आर टिपिकल ऑफ, माइक्रोलिथ्स जो है ये टिपिकली किस फेज में आपको देखने को मिलते थे, तो ये आपको मीसोलिथिक एज में देखने को मिलते थे। क्लियर, मीसोलिथिक। अब माइक्रोलिथ्स हैं क्या चीज़ ये भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, ये आपके एक छोटे छोटे, ठीक है, स्मॉल स्टोन के टूल्स होते हैं। ठीक है, जो किसके, पत्थर के बने हुए टूल्स होते हैं छोटे छोटे, जो आपके किससे बने होते हैं, एक तो आपकी है फ्लिंट प्लस चर्ट। ठीक है, फ्लिंट और चर्ट से ये बने होते हैं आपके टूल्स। प्लस यूज कहाँ पे होते हैं ये टूल्स आपके, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, यूज्ड इन स्पेयर पॉइंट्स। ओके, स्पेयर पॉइंट्स में यूज होते हैं एंड एरो हेड्स में यूज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है रिगार्डिंग्स माइक्रोलिथ्स। ठीक है, माइक्रोलिथ्स। क्लियर है, मीसोलिथिक एज में ये पाए जाते थे। नेक्स्ट, ये आपसे आपके साइंस एंड टेक मतलब जो करंट न्यूज़ का था वो आपसे पूछा गया था। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल, ठीक है, जो एक जेनेटिकली हमने एक प्रिपेयर की थी ब्रिंजल, जिसको हम लोग BT ब्रिंजल कहते हैं, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, डेवलप करने का। ठीक है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास यही था भाई कि उसको हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट बना दें, कीड़ा जो लगता है वो ना लगे इसमें। तो ऑप्शन E है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर, टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट, टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट। क्लियर है, चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन 16 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट अंडर इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मतलब कि IADP जो आपका प्रोग्राम था, ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंडर कितनी स्टेट से कितनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया था। यस, पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या चीज़, ये एक एग्री नाम से ही पता चल रहा है भाई। ठीक है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए ये किया जा रहा था हमारा ये प्रोग्राम। क्लियर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए हमने ये प्रोग्राम को लॉन्च करा था कब भाई, 1960 और 1961 में। क्लियर है, ये आपको याद रखिए, ये हमने स्टार्ट किया था पायलट बेसिस पे।
ठीक है, पायलट बेसिस पे हमने स्टार्ट किया था, ऑल ओवर इंडिया में इसको अभी लागू नहीं किया था। जब ये हमने लागू किया था ये प्लान, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो उसमें हम लोगों ने 7 डिस्ट्रिक्ट ली थी 7 स्टेट से। क्लियर, याद रखना है, 7 डिस्ट्रिक्ट की 7 स्टेट्स में ये हम 7 स्टेट्स की 7 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम एज अ पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था। क्लियर है, ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आपसे पूछा गया है, मोला कुल्लू कुल्लू, ओके, नवारा एंड दुबराज, ये क्या चीज़ है भाई? ये है वेराइटीज़ ऑफ राइस है, वेराइटीज़ ऑफ वीट है, वेराइटीज़ ऑफ कैटल ब्रीड्स है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो ये जो तीनों हैं ये आपको वेराइटी ऑफ राइस देखने को मिलता है। कहाँ पे? हमारे आंध्र प्रदेश में। क्लियर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। यस, सेंटर अनाउंस्ड न्यू कमेटी, ठीक है, सेंटर ने अनाउंस्ड की थी न्यू कमेटी फॉर्म करने के लिए। क्या भाई? आपकी एक्सपेडिट प्रोसेस किसके लिए? ट्रांसफॉर्म करना इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी में। ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी में। और उस कमेटी का हेड कौन था, ये आपसे पूछेगा। कैशलेस इकोनॉमी का मतलब क्या था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, यूपीआई पेमेंट्स, मतलब कि ऑनलाइन सिस्टम पे हम लोगों को निर्भर रहना है, कैश का इस्तेमाल कम करना है, कैशलेस इकोनॉमी हमने बनाना था। तो उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई थी। तो उस कमेटी का हेड कौन था? अमिताभ कांत जी थे, जोनार्दन रेड्डी थे, ए घोष थे, या चंद्रबाबू नायडू थे? यस, कौन थे भाई? तो वो थे भाई अमिताभ कांत जी। क्लियर है, अमिताभ कांत जी थे। क्लियर, चलो आ जाओ क्वेश्चन 19 पे। क्वेश्चन 19 इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा देख के आपको डर लगेगा, बट बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब जब हम पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा हाँ सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हम ऐसे ही डर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको? इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है, ये तीनों प्रकार की आपको रेज दे रखी हैं या लाइट है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज इनकी क्या क्या है ये आपको दे रखी है, और उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सी सही नहीं है इन ऑप्शन गिवन ऑप्शंस में। ठीक है, अगर हम रेज की बात करें, इनकी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ, यही दो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाइज अगर देखें, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी होती है भाई? गामा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक्सरे, देन हमारे पास आता है यूवी रेज। ठीक है, देन हमारे पास आता है विजिबल रेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंफ्रारेड रेज, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं रेडियो वेव्स। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखना है, जब भी आप गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाओगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती जाएगी, मतलब कि आपको मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी देखने को मिलेगी भाई? दैट इज ऑफ गामा रेज। क्लियर है, ये चीज याद रखना है। अब नेक्स्ट, लेस्ट मतलब कि लीस्ट फ्रीक्वेंसी आपको किसकी देखने को मिलेगी भाई? दैट इज आपकी रेडियो वेव्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। प्लस अगर हम लोग चलेंगे रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ, तो आपकी जो वेव लेंथ है, क्या है वेव लेंथ? यहाँ पे हमने बात किसकी की थी? यहाँ हमने बात की फ्रीक्वेंसी की। तो अब नीचे हमने की वेवलेंथ की बात। जब आप रेडियो वेव से अपोजिट गामा रेज की तरफ आएंगे तो आपकी जो वेवलेंथ है ये आपकी डिक्रीज होती जाएगी। मतलब अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आपको वेवलेंथ देखने को मिल रही है कहाँ पे भाई? दैट इज रेडियो वेव्स में। ठीक है, और गामा में आपकी क्या? लीस्ट। ठीक है, लीस्ट आपकी वेवलेंथ आपको देखने को मिलती है। ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। प्लस थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज एनर्जी आपकी हमेशा डिपेंड रहती है आपकी किस पे? दैट इज ऑन वेवलेंथ। ठीक है, जितनी आपकी वेवलेंथ कम होगी उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये आपने याद रखना है। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऑप्शन देखो, वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड इज मोर देन दैट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यस, अब इन्होंने बोला है इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड जो है यहाँ पे आपको देख रही मिल रही है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेस। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने क्या बोला था? आपकी वेवलेंथ यहाँ से इधर को जा रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंफ्रारेड की वेवलेंथ जो है आपकी यूवी रे से ज़्यादा होगी। ठीक है, करेक्ट। तो पहला हो गया हमारे पास बिल्कुल सही, तो इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है। द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज स्मॉलर देन द विजिबल लाइट। बिल्कुल ये भी सही बात है भाई।
ठीक है। विजिबल लाइट जो है ये आपको इसकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा होगी, अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ जो है विजिबल से कम होगी। तो बिल्कुल यहाँ हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास सही है भाई। नेक्स्ट आपके पूछा गया है फोटोन एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ इंफ्रारेड लाइट। तो बिल्कुल ये भी सही बात है, हमने अभी देखा था एनर्जी का कंसेप्ट कि जिसकी वेवलेंथ आपको क्या होगा, कम होगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास फोटोन एनर्जी ऑफ अल्ट्रा वायलेट इज लेसर देन दैट ऑफ विजिबल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोगों को मसला हो गया है गड़बड़। मैंने क्या बोला था भाई, जहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ कम होगी वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी। वेवलेंथ कम किसकी है, अल्ट्रा वायलेट की। तो यहाँ पे क्या एनर्जी ज़्यादा होगी, लेसर की जगह हाइयर आना चाहिए था, तो आपका करेक्ट हो जाता। बट यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा करेक्ट गलत। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट वन। क्लियर है, ठीक है, समझ आई। तो ऐसे आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ क्वाड। ओके, क्वाड ग्रुप जो है, क्वाड ग्रुपिंग आपकी जो 4 कंट्रीज हैं आपकी, वो कौन कौन सी हैं ये आपसे पूछा गया है क्वाड ग्रुपिंग। तो क्वाड ग्रुपिंग में आपका है पहला एक हमारा प्यारा भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 कंट्रीज हैं हमारी क्वाड ग्रुपिंग में। ये क्या कर रहे हैं, जो आपकी इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन, उसमें अपनी धाक जमा रहे हैं, स्ट्रेंथन बना रहे हैं अपने वहाँ पे रीजन में। कौन से वाले में, इंडो पैसिफिक रीजन में साथ मिलके काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। और अपने एक्सरसाइज वगैरह भी ये 4 मिलके साथ में करते हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ क्वाड की, तो क्वाड वाला जो आइडिया था, वो आइडिया किसने दिया था, क्वाड ग्रुपिंग का आइडिया था ये किसका, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फॉर्मर पीएम किसके, जापान के, उनका ये आइडिया था भाई आपका। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान कौन थे भाई आपके, दैट इज शिंजो, ओके, शिंजो एबी, ठीक है। इन्होंने ये आइडिया दिया था कब भाई, 2007 में। ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। तो ये था भाई हमारा प्रैक्टिस सेट 2 आपके PYQs का। आई होप सो आप कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करके जा रहे हैं। फालतू में यहाँ से हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करके जा रहे हैं। तो मैं आपको कम सवाल में ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। PPT आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे चेकआउट कर लीजिएगा। तो हर जगह पे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आप पसंद आ रहा हो कुछ तो आप ज्वाइन कर लेना, ना आ रहा हो तो भाई मत कीजिएगा ज्वाइन, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। जल्दी ही हम टॉपिक वाइज रिवीजन सीरीज भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।